यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी पे अच्छे तरीके से लगे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं अपने एचपीएससी के अंदर जो नए पैटर्न के हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज करेंगे। हर यूनिट के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। और हर चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन जो है उठाए हैं, 5-5, 6 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैंने उठाए हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब 10 वीडियो मैं आपको जो है बना के दूंगा 4 दिनों के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है हर वीडियो के अंदर एक यूनिट के 50 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले वाले क्वेश्चन हमने करे थे वो आपको नहीं करने, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से जो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं अपने अकाउंट से। इसके बाद फिर हम आईबी करेंगे, फिर उसके बाद में हम फाइनेंस करेंगे, फिर इको करेंगे। इस तरीके से हम लोग 10 यूनिट्स के 10 वीडियो जो है वो करेंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो है ये है अपना अकाउंट्स का। ओके, और इसके अंदर हम जो है वो टोटल मिला के 50 एमसीक्यूज जो डिस्कस करेंगे एज पर द न्यू पैटर्न। बोले तो जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनको हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, इसका सोल्ड पीडीएफ जो आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो मिलेगा, वहां पे आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना विद सॉल्यूशन के साथ में। एक्सप्लेनेशन में डाल दिए, हर चीज है उसमें। चलो शुरुआत करते हैं। बोलते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी हुई है। 4 स्टेटमेंट आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहला देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सर ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों जो है वो क्या अलग अलग है, और जो अकाउंट्स बनते हैं वो हमेशा किसके बनते हैं, बिजनेस के बनते हैं, ना कि बिजनेसमैन के, ठीक है ना। सबसे पहला बोलता है इट ट्रीट द बिजनेस एंड इट्स ओनर एज वन सिंगल एंटिटी फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। नहीं, वो एक दोनों को एक नहीं मानता, दोनों को अलग अलग मानता है। दूसरा, द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। फिर पर्सनल एसेट जो होती है ओनर की, उसको कंबाइन करते हैं बिजनेस एसेट से, नहीं, उनको जो अलग रखा जाता है, ठीक है। फिर इट रिक्वायर ए कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स टू बी मेंटेन फॉर द बिजनेस। इसके अंदर बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो मेंटेन करेंगे, जो कि किसकी होंगी, बिजनेस की। ये बात एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 2 and 4 ओनली, बोलते हो बी। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। जैसे स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट तो क्यों है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है तो क्यों है, ये सब बता रखे, एक बार रीडिंग कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दूंगा, बाकी आप रीडिंग सबकी कर लेना। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको जो है यहाँ पे बता रखी हैं। आपको बताना इनसे कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सबसे पहला, इट इज द सेकंड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या ये अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकंड एंड फाइनल स्टेज होता है? नहीं, ये बात आपका जो है क्या गलत है। फाइनल स्टेज ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे बोलते हैं इसके अंदर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, बट बुक कीपिंग के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग आपका जो है वो एनालिटिकल वर्क नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव वर्क है। ये भी गलत हो गया। आगे, इट्स फंक्शंस क्लरिकल एंड रूटीन नेचर। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलते हैं बुक कीपिंग इंक्लूड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग टू लेजर एंड बैलेंसिंग अकाउंट। ये बात भी करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। बोलते हैं 3rd and 4th आपका जो है वो क्या करेक्ट है। चलिए आगे, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आया, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट बता रखी है। आपको बताने इनमें से कौन सी जो वो क्या करेक्ट है। सबसे पहला, इट एंश्योर दैट ओनली ट्रांजैक्शन व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मनी मेजरमेंट ये बोलता है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। सही है। बोलता है इट रिकॉर्ड इंपोर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इवेंट लाइक एम्प्लॉय स्ट्राइक और मैनेजर रेजिग्नेशन। क्या ये इनको भी रिकॉर्ड करता है क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। आगे, इट हेल्प इन कन्वर्टिंग वेरियस एसेट लाइक बिल्डिंग मशीनरी इनटू ए कॉमन मॉनेटरी मेजर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर मेन लिमिटेशन जो है ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी मेन लिमिटेशन ये है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करता। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1, 3 and 4 ओनली, बी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलते प्रूडेंस के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं। अब कई बार ना कंजर्वेटिज्म वर्ड यूज करेगा और कई बार यहाँ पे वर्ड जो यूज करेंगे वो होगा क्या, प्रूडेंस। क्या होगा, प्रूडेंस। माइक लगाने भूल गया, बताओ। अब इनके बारे में कुछ बातें जो है बता रखी हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या आपका करेक्ट है। सबसे पहला बोलता है इट एडवाइज
क्या एडवाइस करता है, रिकॉर्डिंग ऑल एंटिसिपेटेड गेन बट इग्नोरिंग ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है कि ये, एक मिनट, ये बोलते हैं इट एडवाइस कि हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल एंटिसिपेटेड गेन को बट इग्नोर करेंगे ऑल एंटिसिपेटेड लॉस को, नहीं, ये बात जो सही नहीं है। आगे, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन अकाउंटिंग, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, हम प्लेइंग सेफ चलते हैं क्योंकि हम जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उनका आज ही प्रावधान कर लेते हैं। आगे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, नहीं सर, विच एवर इज क्या होता है, लोअर होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन, यस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या 2 and 3 आर करेक्ट, बोल दो बी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में कुछ बातें यहां पे बता रहे, बताना कौन सी बात जो हो क्या करेक्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट पहली बात तो क्या बोलता है, ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट तो दूसरा क्या होगा क्रेडिट होगा। पढ़ते हैं, इट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, नहीं, ये गलत है, जो भी ट्रांजैक्शन वो 2 अकाउंट जो है अफेक्ट करते हैं। दूसरा, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये बात भी जो है वो क्या गलत है, ये फाउंडेशन है किसका, सिंगल एंट्री का, नहीं डबल एंट्री का। आगे, इट रिजल्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलते हैं इसके अंदर जो है वो कितना अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो देखते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बात सही है। इट एंश्योर दैट द टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 3 and 4 ओनली। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या आपकी एब्सेंस है तो उस टाइम पे जो है कौन कौन से प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे वो उतर के। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, ये बात एकदम जो हो क्या करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या, नहीं, ये बात जो सही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, बल्कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना तो वो अगर मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट कितना देना है लोन के ऊपर वो मेंशन नहीं है तो वो 6% होता है, तो ये आपका गलत हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज पेड इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है कि अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा फर्म को तो चाहे फर्म को लॉस है तो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये बात भी करेक्ट। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बातें यहां पे बताना कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है। सबसे पहला, परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड, जो परचेज गुडविल है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एसेट। जो परचेज गुडविल है, आपने अगर किसी गुडविल को परचेज कर लिया उसके लिए पेमेंट की है तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट द फर्म रेपुटेशन, नहीं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। आगे, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश तो इट इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो, ये बात भी एकदम क्या सही है। अगर नया पार्टनर आएगा और वो अगर गुडविल का पैसा कैश के अंदर रहेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या फर्स्ट एंड थर्ड ओनली बी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ पार्टनर एडमिशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कुछ यहां पे 3 स्टेटमेंट बताइए, बताना कौन सी बात जो हो क्या करेक्ट है। सबसे पहला, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बोलते हैं अगर मान लो एसेट की वैल्यू जो है वो क्या होती है इंक्रीज होती है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालेंगे, ये बात एकदम क्या सही है। प्रॉफिट या लॉस जो होता है ऑन रीवैल्यूएशन उसको डिवाइड किया जाता है अमंग ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, नहीं, अगर रीवैल्यूएशन के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो जो है वो किसका होगा, पुराने पार्टनर का होगा ओनली, ठीक है, तो वो न्यू पार्टनर के साथ शेयर नहीं किया जाता, गलत। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर मान लो उसको डेबिट कर दिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर टेक ओवर कर लिया है तो उसको क्या किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे उसको डेबिट किया जाता है, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है लॉस है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 1 and 3 ओनली। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, 4 बातें आपको बता रही है, आप बताने में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सबसे पहला, द डेथ ऑफ द पार्टनर ऑटोमेटिकली लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बोलता है जो पार्टनर की डेथ होती है तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, फर्म का डिसोल्यूशन। अगर मान लो पार्टनर जो है वो डाइड हो गया तो फर्म अपने आप ही क्या हो जाएगी, मान लो ए और बी 2 पार्टनर है और अगर ए जो है वो एक्सपायर हो गया तो फिर क्या होगा, फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी, ये बात आपका सही है। अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल, ए सोलवेंट पार्टनर कैपिटल एट डेफिशिएंसी, जो सोलवेंट पार्टनर है उसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी है उसको बोन किया जाएगा, पता इंसोलेंट पार्टनर, सर उल्टा लिखा हुआ है, बल्कि इनसोलेंट पार्टनर की जो कैपिटल डेफिशिएंसी है उसको सोलवेंट पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपका गलत है। बोलते अपॉन डिसोल्यूशन पार्टनर का जो लोन है उसको रीपे किया जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये बात एकदम क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा 9th का वो क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड बोल तो बी।
आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला बोलता है नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल बट इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। बिल्कुल, जो नॉमिनल पार्टनर है जिन्होंने अपना नाम फर्म को दे रखा है ना, तो उनके लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज के लिए जो है वो क्या लायबल होते हैं। ये बात आपका सही है। माइनर जो होता है एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द फर्म डेट। जो माइनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, नहीं, ये बात आपका सही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं इट डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस अपॉन रिटायरमेंट। जो स्लीपिंग पार्टनर है उनको जो है वो बिजनेस के अंदर जो है एक्टिव पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, और वो बेसिकली जब रिटायर हो रहे हैं तो उस टाइम पे उनको पब्लिक नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। ये बात भी आपका करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा 10th का वो क्या बनेगा, बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट। आपको बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। ऑल कंपनी इंक्लूडिंग 1% कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एंड प्रेजेंट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितनी भी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग द ओपीसी, क्या उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? नहीं। ओपीसी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कैसे होना चाहिए, इट मस्ट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ द कंपनी एंड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात आपका करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सेकंड ओनली। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 एक कंपनी इज परमिटेड, कंपनी को जो है परमिशन है कि वो इश्यू कर सकते हैं अपने शेयर एट ए डिस्काउंट पे टू द पब्लिक टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। नहीं, ये बात सही नहीं है। आज के डेट में जो है वो क्या, कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर जो है पार पे या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। दूसरा, अमाउंट जो होता है ऑफ द प्रीमियम रिसीव ऑन द इशू ऑफ शेयर मस्ट बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये बात आपका करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी मतलब 2 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब आपको बताना कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है। सबसे पहला, एज पर AS 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मस्ट बी अमोर्टाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर। नहीं सर, ये बात आपका जो है वो क्या गलत है। एज पर AS 26 जो है वो ये बोलता है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, उनको जिस साल ये इनकर्ड हुए उसी साल हम इनको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस शुड बी रिटन ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे फर्स्ट, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इफ अवेलेबल। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा 13th का वो क्या बनेगा, बी। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अमलगमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला, इन एन अमलगमेशन, ध्यान से सुनना, इन एन अमलगमेशन, अगर आपका अमलगमेशन कैसा है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो एसेट एंड लायबिलिटी जो होती है ट्रांसफर कंपनी की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफर कंपनी के द्वारा एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि हम उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रखना चाहते हैं। दूसरा, इन एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अगर अमलगमेशन कैसा इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो रिजर्व जो होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, मतलब छोटी कंपनी के जो रिजर्व है अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसको इंक्लूड किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ट्रांसफरिंग कंपनी। नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वहां पे जो भी रिजर्व या सरप्लस होता है उसको जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसको हम जो है अपने बैलेंस शीट के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट ओनली, ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर। सबसे पहला, व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यू एट ए डिस्काउंट, जब फॉरफिट शेयर को आप क्या करते हैं, रीइश्यू करते हो किस पे, डिस्काउंट पे, तो अमाउंट जो होता है ऑफ द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन द दो शेयर प्रायर टू देयर फॉरफीचर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो है हम दे सकते हैं वो कितना होता है, जो पैसा अपने को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उन फॉरफिटेड शेयर पे। दूसरा, क्रेडिट बैलेंस जो बचता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का आफ्टर द री इशू ऑफ द शेयर, उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज पर द कंपनी 2013। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के बारे में कुछ बातें बता के आपको बताना कौन सी बात जो है क्या करेक्ट है। पहला, ए कंपनी इज कंसीडर्ड एज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी को दूसरी कंपनी की होल्डिंग माना जाएगा अगर वो कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के बोर्ड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, जो बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसको कंट्रोल करती है। ये बात आपका सही है। फिर, ए फाइनेंस कंपनी होल्डिंग ए मेजॉरिटी ऑफ अनदर कंपनी शेयर एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज द होल्डिंग कंपनी। नहीं, ये बात आपका सही नहीं है, क्योंकि वो उसके पास में फिड्यूशरी कैपेसिटी के अंदर है। किसमें, फिड्यूशरी कैपेसिटी में, तो उस केस के अंदर आपको होल्डिंग कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। नीचे लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है, इफ ए फाइनेंस और बैंकिंग कंपनी होल्ड करते शेयर इन ए फिड्यूशरी कैपेसिटी और एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन, तो इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज अ होल्डिंग कंपनी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द CFS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे,
द फुल अमाउंट जो होती है अनरियलाइज प्रॉफिट का ऑन इंटर कंपनी इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी एलिमिनेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोलता है जो भी आपका बेसिकली जो म्यूचुअल जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो उनमें क्या बोलता है कि अगर मान लो इंटर कंपनी इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, एक कंपनी की इन्वेंटरी में दूसरी कंपनी का जो है वो मतलब एक कंपनी ने जो परचेज किया था दूसरी कंपनी से, ठीक है, तो उसकी इन्वेंटरी के अंदर जो वैल्यू दिखा रखी है उसके अंदर प्रॉफिट का अमाउंट भी क्या इंक्लूड है, तो उसको हम जो जब हम सीएफएस बनाते हैं तो उसको एलिमिनेट करते हैं। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन होता है, वो शेयर होल्डर जिनके शेयर होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं किया उनको बोलता है माइनॉरिटी, ठीक है। तो बोलता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कैसे, by considering the outsider share in both the pre-acquisition and post-acquisition profit of the subsidiary। ये बात आपका जो है करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी, बोथ 1 and 2। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग डिविडेंड रिसीव बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडरी, ठीक है, उसके बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है। पहला, डिविडेंड रिसीव, अगर कोई डिविडेंड रिसीव होता है आउट ऑफ द सब्सिडरी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए कैपिटल रिसीट एंड ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। अगर मान लो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो वो अपने लिए क्या कैपिटल रिसीट है और उसको जो वो उससे क्या हुआ जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो माइनस होती है, कम, सही है। डिविडेंड अगर रिसीव होता है आउट ऑफ द सब्सिडी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से तो उसका रेवेन्यू रिसीव जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। Consider the following statement regarding the treatment of the bonus share issue by a subsidiary company। अगर कोई subsidiary company bonus share issue करती है तो उसके बारे में कुछ बात करके बता रहा कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला, the issuance of the bonus share from pre-acquisition profit has no net effect on the calculation of the cost of control or minority interest। ये बात एकदम क्या सही है कि बोलता है अगर आपने जो है वो इशू किया बोनस शेयर किस में से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन किस पे, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे, सही है। फिर बोलता है इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये इंक्रीज कर देगा पेड अप शेयर कैपिटल विदाउट अफेक्टिंग द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट व्हिच इंपैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बात भी एकदम क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। Consider the following statement about the elimination of intercompany बैलेंस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें बता रखी हैं, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला, अगर कोई लोन प्रोवाइड किया गया होल्डिंग कंपनी के द्वारा किसको, सब्सिडरी कंपनी को, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है अगेंस्ट द कोरस्पोंडिंग लायबिलिटी इन द सब्सिडरी बैलेंस शीट। ये बात आपकी जो है वो बिल्कुल क्या सही है। फिर अगर अकाउंट इफ द करंट अकाउंट, अगर कोई करंट अकाउंट है बिटवीन द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, वो शो करता है डिफरेंट बैलेंसेस, तो डिफरेंस जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए गुड्स और कैश इन ट्रांजिट और उसको शो किया जाएगा एज एन एसेट के तौर पे। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों बात आपकी सही है। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला बोलता फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्राइमरी प्रिपेयर किया जाता है एनालाइज करने के लिए चेंज इन द फॉर्म कैश बैलेंस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, नहीं, बल्कि इसको प्रिपेयर किया जाता है ये बल्कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ये देखने के लिए कि जो कैश बैलेंसेस हैं उनमें जो चेंज है, दो बैलेंस शीट डेट पे जो कैश का बैलेंस था वो चेंज किस वजह से हुआ, तो उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना कि फंड फ्लो। तो ये आपका जो हो गया गलत हो गया। दूसरा, इन फंड फ्लो एनालिसिस परचेज करते हैं अगर मशीनरी को क्रेडिट पे, उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए ट्रांजैक्शन डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ फंड। अगर आपने कोई मशीन को परचेज किया क्रेडिट पे तो उसको जो है हम क्या मानते हैं कि फ्लो फंड मानते हैं। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि अगर मशीन को आपने परचेज किया क्रेडिट पे तो उसको फ्लो है, मतलब एक नॉन करंट कैटेगरी आइटम और एक करंट कैटेगरी आइटम है, ये सही है। फिर ए ट्रांजैक्शन जो इंक्रीज करती है वर्किंग कैपिटल को इज क्लासिफाइड एज एन एप्लीकेशन ऑफ द फंड, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती है वर्किंग कैपिटल तो उसको जो है सोर्स ऑफ फंड माना जाता है ना कि एप्लीकेशन। आगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल शो करता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल बाय कंपेयर करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटी। ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा 21 का वो क्या बनेगा, बी। देख लेना इसको एक बार। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला बोलता है अगर कोई करंट एक कंपनी का अगर करंट रेशियो 2:1 है तो इस कंसीडर्ड आइडियल माना जाता है क्योंकि इट प्रोवाइड ए सफिशिएंट बफर एज्यूम दैट ओनली हाफ ऑफ द करंट एसेट मे बी रिलायजेबल इन ए क्राइसिस। ये बात एकदम जो है वो क्या सही है। फिर बोलता है जो क्विक रेशो होता है वो मोर स्ट्रिंजेंट टेस्ट है लिक्विडिटी का, ये बात तो सही है, देन द करंट रेशो, क्योंकि ये इंक्लूड करता है ऑल करंट एसेट इन कैलकुलेशन, नहीं, ये बात आपका सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपका क्विक रेशो के अंदर जो हमारा क्विक एसेट हम लेके चलते हैं तो उसके अंदर करंट एसेट में से जो माइनस करते हैं दो चीजों को, एक तो किसको, स्टॉक को, और एक माइनस करते हैं किसको, अपने प्रीपेड एक्सपेंस को, स्टॉक को मतलब इन्वेंट्री को, और एक किसको, प्रीपेड एक्सपेंस को। ओके जी, तो ये गलत हो गया। फिर बोलता है लोअर डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली प्रेफर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर क्योंकि एज इट इंडिकेट ए लार्जर क्वेश्चन ऑफ द ओनर फंड। ये बात एकदम क्या सही है।
तो बोलता है कि अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कम है तो उससे जो है वो जितना डेट इक्विटी रेशियो कम होता है ना, तो उतना जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं तो उनको जो है उनका रिस्क क्या होता है, कम होता है। ये सही है। फिर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये मेजर करता है फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बात भी एकदम क्या सही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये क्या मेजर करता है कि क्या एक फर्म एबल है टू मीट इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 3 एंड 4 ओनली। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो है टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। ये एकदम सही है। फिर बोलते हैं अगर हमने पेमेंट किया ऑफ द इनकम टैक्स इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो ये आपका गलत हो गया। फॉर ए नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती है तो अगर वो परचेज करती है मार्केटेबल सिक्योरिटी को फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है इनडायरेक्ट मेथड जो होता है कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन वो स्टार्ट होता है विद द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये आपका गलत हो गया। तो 23 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका ए, 1 and 3 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, दो कंपनी का जो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, एक कंपनी का 2 साल अलग अलग सालों का डेटा को कंपेयर करके जो एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ ए सिंगल ईयर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, नहीं वो वर्टिकल होता है। ये हॉरिजॉन्टल के बारे में जो बात लिखी हुई है वो सही नहीं है। फिर बोलता है उसके बाद में क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होती है ये एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं इन अ वर्टिकल एनालिसिस एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ द बेस फिगर, ये बात सही है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ए फर्म लिक्विडिटी रेशियो टू असेस द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो ये बात जो है वो आपका सही है। तो बोलते शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर है वो इंटरेस्टेड होते हैं क्या करने में, ये देखने में, मतलब वो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि क्या एक फर्म अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में एबल है या नहीं है, ठीक है। बोलता मेजर लिमिटेशन जो है फाइनेंशियल एनालिसिस का वो ये है डेट इट फुली इनकॉर्पोरेट क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक मैनेजमेंट रेपुटेशन द एम्प्लॉय मोरल, नहीं ये बात सही नहीं है। ये लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन तो है इसका, लेकिन ये उल्टा बता रखा है। क्या बोलते हैं, इट फुली इनकॉर्पोरेट, कि ये क्वालिटी फैक्टर को भी लेके चलता है लेकिन लेकर नहीं चलता, तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो क्या बनेगा, 2 and 3 ओनली, बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला बोलता है जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है ये मेजर करता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस आफ्टर कंसीडरिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बात आपका सही नहीं है, क्योंकि जब जीपी रेशियो होता है उसके अंदर ओनली ऑपरेटिंग खर्चे, मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस है वो सब आपके नेट, जब आप नेट प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं P&L अकाउंट आता है वहां पे आते हैं, ठीक है। बोलता है हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जनरली इंडिकेट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एंड फास्टर कन्वर्जन ऑफ गुड्स इनटू सेल, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है द ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ सेल दैट इज कंज्यूम बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ए लोअर रेशियो इज बेटर, जितना ऑपरेटिंग रेशियो लोअर रहेगा उतना बढ़िया, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो शो करता है कि आपका सेल के कंपैरिजन में जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने, तो जितने कम रहेंगे उतना बढ़िया है, ये सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, जो मेजर करता है हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी इज यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो 25 का आंसर क्या बनेगा, 2, 3 and 4, बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी बात आपकी करेक्ट है। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एम है वो है टू रिड्यूस करना अकाउंटिंग अल्टरनेटिव टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात एकदम क्या सही है कि हम अल्टरनेटिव को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, सो दैट दो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको आपस में कंपेयर किया जा सके। फिर बोलता है ये ओवरराइड करते हैं द लॉस को एंड लोकल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, नहीं ये बात सही नहीं है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो आप कार्वी इन कार्वी आउट करते हैं, जिससे आप जो है उस कंट्री के जो लोकल रेगुलेशन है उनको भी कंसिडर करके चलते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ओनली 1 आपका करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है, ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी के बारे में कुछ बातें करके। सबसे पहला इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द एमसीए, क्या एएसबी को एमसीए ने बनाया, नहीं, एएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसको बनाया था किसने, आईसीएआई ने, तो ये आपका गलत हो गया। बोलता है जो एएसबी है वो फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन कंसल्टेशन विद द एनएफआरए, ये बात एकदम क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा 27 का वो क्या बनेगा, बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला बोलता है जो इंडेस है वो फुली एडॉप्टेड आईएफआरएस है विदाउट एनी चेंज, नहीं, हमने बल्कि कार्वी इन कार्वी आउट कर रखा है और उसके जो अपने आईएफआरएस हैं तो उनमें हमने नेसेसरी इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करके उनको इंडेस में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये आपका जो है वो क्या गलत हो गया, ठीक है। ये फुली एडॉप्टेड नहीं है, हमने इसके अंदर जो है वो चेंजेस किए हैं। आगे
इंडेस आर फॉर्मुलेटेड बाय द आईसीए इन कंसल्ट विद द एनएफआर एंड नोटिस एंड नोटिफाइड बाय एमसीए, ये बात एकदम क्या आपका सही है। तो आंसर जो बनेगा ओनली 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द कन्वर्जेंस विद द आईएफआरएस, ठीक है। तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहला बोलता है ये इंप्रूव करता है कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली, ये इंप्रूव करता है कंपेरेबिलिटी को एंड ट्रांसपेरेंसी को ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली, ये बात एकदम क्या सही है। बोलता है ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर एनी सच रिपोर्टिंग द लोकल लैंग्वेज, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। हम कार्व इन कार्व आउट करके उसको नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 ओनली। बता रखा है कन्वर्जन डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर सच रिपोर्टिंग एज पर द लोकल लॉज एंड लैंग्वेज। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडेस इन इंडिया। सबसे पहला इंडेस आर मैंडेटरी ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी एंड नॉट फॉर द अनलिस्टेड कंपनी, बोलते हैं इंडेस मैंडेटरी है ओनली किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के, ना कि अनलिस्टेड, नहीं ये बात सही नहीं है। दूसरा एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी हैव सीन डेफर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडेस बाय रेगुलेटरी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आंसर जो बनेगा 30 का वो क्या बनेगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, जो फर्स्ट जो आपका मेथड था करंट परचेजिंग पावर टेक्निक का, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी बात आपकी करेक्ट है। सबसे पहला इट एडजस्ट, बोलते हैं ये एडजस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजिंग ए जनरल प्राइस इंडेक्स लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बात एकदम जो है वो क्या आपका करेक्ट है। दूसरा इट अकाउंट फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एसेट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्राइस, नहीं जनरल प्राइस को यूज करते हैं, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सिस को हम यहाँ पे यूज नहीं करते। फिर इट इज कंसिडर्ड सिंपल बट ओनली ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यस आंसर जो बनेगा 31 का वो क्या बनेगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। सबसे पहला ये यूज करता है प्राइस इंडेक्सिस को जो डायरेक्टली रेलिवेंट है, बोलते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स को हम यूज करते हैं ना कि जनरल को, रेलिवेंट टू द कंपनी स्पेसिफिक एसेट रादर देन जनरल प्राइस इंडेक्स, यस ये इंप्रूवमेंट ऑफ द सीपीपी बिकॉज ये एलिमिनेट करता है ऑल सब्जेक्टिविटी, क्या ये सब्जेक्टिविटी को जो है वो उसको क्या कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं, नहीं ये बात सही नहीं है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू फाइंड रेलिवेंट प्राइस इंडेक्सेस फॉर कन्वर्जन, ये बात एकदम क्या सही है कि हर चीज के लिए जो है स्पेसिफिक इंडेक्स मिल जाए ऐसा जरूरी पॉसिबल नहीं होता, तो ये बोलते हैं ये चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो आंसर जो बनेगा 32 का वो क्या बनेगा जी आपका बी 1 and 3 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीवीए, बोलते करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं, बताना कौन सी बात आपकी करेक्ट है। पहला इट शोज ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एट द करंट वैल्यू, बोलते हैं ये सारी की सारी एसेट लायबिलिटी को शो करता है करंट वैल्यू पे, ये सही है। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन किया जाएगा बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये बात भी एकदम आपकी जो है करेक्ट है। इट इज इजी टू डिटरमाइन करंट वैल्यू विदाउट एन सब्जेक्टिविटी, नहीं सब्जेक्टिविटी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप देखोगे वो एसेट की वैल्यू कोई 50 बताएगा और वही उसी एसेट की वैल्यू दूसरा पर्सन जो है क्या पता 40 बताए और तीसरा क्या पता उसके 60 बताए, तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो ये आपका सही नहीं है। आंसर जो बनेगा 33 का वो क्या बनेगा ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिव द करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें बता रखी है, बताना कौन सी बात आपकी करेक्ट है। पहला इट वाज रिकमेंडेड बाय द सैंडलैंड कमेटी 1975, ये बात एकदम करेक्ट है। इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, नहीं सर ये बात सही नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम नहीं बनाते बल्कि करंट वैल्यू पे हम लेकर चलते हैं। इसमें हम यूज करते हैं करंट वैल्यू द इंडिविजुअल आइटम ऑफ बोथ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 and 3 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जर्नल, सबसे पहला इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज किया जाता है इन कंट्री जो एक्सपीरियंस करते हैं हाई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन, बिल्कुल करेक्ट है। बोलता है अंडर द सीपीपी करंट परचेजिंग पावर टेक्निक में बोलता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर एट द एंड ऑफ द पीरियड, सही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फ्री है फ्रॉम लिमिटेशन से एंड प्रोवाइड परफेक्टली एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और ये जो है वो फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या 1 and 2 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच इन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पहला बोलता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है उसमें हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये कैपिटलाइज करता है कॉस्ट इनकर्ड जो भी खर्चा हमने कर दिया ऑन रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग हायरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द ह्यूमन सोर्स, ये बात एकदम क्या सही है। फिर वैल्यू जो होती है ह्यूमन एसेट की वो इंक्रीज होगी ओवर टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस गेन बाय द एम्प्लॉय। वैसे तो होता है कि वैल्यू जो है ह्यूमन एसेट की वो क्या होती है इंक्रीज होती है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू जो है वो क्या होती है धीरे धीरे डाउन, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं राइट ऑफ करेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। ये एमोर्टाइज करता है कैपिटलाइज कॉस्ट को ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ह्यूमन एसेट, ये बात एकदम क्या सही है। आंसर जो बनेगा वो क्या 1 and 3 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सबसे पहला इसमें हम यूज करते हैं जनरल प्राइस इंडेक्स टू वैल्यू द ह्यूमन रिसोर्स, ये बात एकदम जो है वो क्या आपका
गलत है कि जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम जनरल प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं, नहीं। बोलता है इसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं करंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रियलिस्टिक, ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है इट इज इजी टू एसेट द करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी, नहीं, ये बात सही नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड ओनली बोल दो, सी। Consider the following statement related to the opportunity cost approach in human resource accounting, ठीक है। आपको बताना कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से बोलता है ये वैल्यू करता है एम्प्लॉय की बेस्ड ऑन देयर अल्टरनेट यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कंपटीटिव बिडिंग, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है इट इंक्लूड ऑल एम्प्लॉय इन द वैल्यूएशन रिगार्डलेस ऑफ स्कार्सिटी, नहीं, ओनली उन्हीं एम्प्लॉयज को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिनकी क्या स्कार्सिटी है, ये गलत हो गया। इट कैन लेड टू लोअर मोरल फॉर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द बिडिंग, ये बात एकदम क्या सही है। जिन एम्प्लॉयज की बिडिंग नहीं हो रही है तो उनका मोरल थोड़ा सा डाउन होता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 and 3 ओनली। Consider the following statement related to the present value of the future earning model, तो बोलता है सबसे पहला it was developed by the Levenskirts, सही है। ये वैल्यू करता है ह्यूमन रिसोर्स की बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड फ्यूचर अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, ये बात जो है वो क्या सही है। फिर इट अकाउंट फॉर चेंज इन द रोल एंड अर्ली डिपार्चर ऑफ द एम्प्लॉय, नहीं, ये चेंज इन रोल को कंसीडर नहीं करता। तो आंसर जो बनेगा 1 and 2 ओनली। Consider the following statement related to the objective of the human resource accounting, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ बात बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। सबसे पहला ये हेल्प करता है इन द डिसीजन मेकिंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंचमेंट, सही है। ये ट्रीट करता है ह्यूमन रिसोर्स को एज एन एसेट और ये डिस्क्लोज करता है उनको इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सही है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, नहीं, ये बात सही नहीं है। आंसर जो क्योंकि इसके जो है वो अभी तक कोई भी वेल डिफाइंड जो है वो कोई मेथड जो है वो साइन नहीं किया गया। तो आंसर जो बनेगा 1 and 2 ओनली। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में दो बातें बता के बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। सबसे पहला बोलता है इट ये हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल में, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल में, जहां पे आपका आइडिया होता है कि कहां पे खर्चा ज्यादा आ रहा है स्टैंडर्ड से बियॉन्ड और कहां पे स्टैंडर्ड से नीचे है, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ये सही है। इट इज ओनली सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कैन नॉट बी अप्लाई फॉर सर्विस एंटरप्राइज, नहीं, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए भी। तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा ए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीडिंग कर लेना। इट कैन बी अप्लाइड टू द सर्विस एंटरप्राइज एज वेल एज मेंशन इन द एप्लीकेशन सेक्शन। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला बोलता है जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है वो बेस्ड होता है ऑन द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एंड आर इजीली अटेनेबल इन प्रैक्टिस, नहीं सर, ये बात जो है वो क्या गलत है, क्योंकि आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो अलग है। देखो यहाँ पे एक बार पढ़ा देता हूँ, आइडियल स्टैंडर्ड आर द थ्योरेटिकल एंड सेट अंडर परफेक्ट कंडीशन बट दे आर नॉट इजीली अटेनेबल इन प्रैक्टिस। दूसरा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कंसीडर करता है नॉर्मल वेस्टेज को एंड आर सेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कंडीशन ड्यूरिंग ए बजट पीरियड, ये बात आपकी सही है। तो 42 का आंसर जो बनेगा वो क्या बी ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहले बोलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस अराइज होता है सोली ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल, नहीं, ये सही नहीं है। यूसेज वेरिएंस जो है वो सिर्फ प्राइस चेंजेस की वजह से नहीं होता बल्कि यूसेज की वजह से होता है। आंसर जो बनेगा 43 का वो क्या बनेगा जी आपका ए। तो ध्यान रखना मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज नॉट प्राइस चेंजेस, इट अराइज फ्रॉम फैक्टर लाइक वेस्टेज और इनएफिशिएंसी। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड एसेट को ट्रीट किया जाएगा एज ए पीरियड कॉस्ट और उसको राइट ऑफ करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बात एकदम क्या सही है। इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है एट द टोटल कॉस्ट पे इंक्लूडिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, नहीं, ये बात सही नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या 1 ओनली। तो लिख रखा है इन्वेंट्रीज वैल्यू ओनली एट द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड जो है आर नॉट इंक्लूड इन द स्टॉक वैल्यूएशन। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल जहां पे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट के रिजल्टिंग इन द नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बात एकदम सही है। बोलता ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इक्वल टू जीरो, नहीं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स एसेट होता है ना कि जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू जीरो हो गया ना तो फिर इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो आपके कवर हो ही नहीं है, तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है लॉस है। तो ये आपका गलत होगा। आंसर जो बनेगा 45 का वो क्या बनेगा ए 1 ओनली। तो ये देख लो एट ब्रेकिंग पॉइंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल फिक्स कॉस्ट नॉट जीरो, कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव एंड एग्जैक्टली कवर फिक्स्ड कॉस्ट।
आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द जेआईटी। जेआईटी के बारे में कुछ बात बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड एंड अप्लाई इन द टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है की ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो क्या है, टू इंक्रीज इन्वेंटरी टर्नओवर एंड रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट, ये बात भी सही है। ये एनकरेज करता है यूज करना लार्ज बफर इन्वेंटरी, जो जस्ट इन टाइम है वो ये मानता है कि हम जो है वो क्या मेंटेन करो लार्ज बफर इन्वेंटरी को टू स्मूथ आउट द प्रोडक्शन डिसरप्शन, नहीं ये बात सही नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या है 1 and 2 ओनली। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काइजन फिलोसफी। काइजन के बारे में कुछ बात बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। पहला, इट वाज लॉन्च बाय द मसाकी इमाई एंड ट्रांसलेट टू द कंट्रीज इंप्रूवमेंट, ये बात सही है। बोलता है इट सीक लार्ज रेडिकल इंप्रूवमेंट थ्रू सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं काइजन जो है ये बोलता है कि हम जो है स्मॉल इंप्रूवमेंट करेंगे, ना कि लार्ज रेडिकल इंप्रूवमेंट, ये गलत हो गया। फिर बोलता है कोर प्रिंसिपल जो है वो क्या है, इंप्रूवमेंट हैव नो लिमिट एंड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉय, ये बात एकदम क्या सही है। फिर आंसर जो बनेगा 1 and 3 ओनली, बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एबीसी। एबीसी के बारे में कुछ बात बता रखी है, बताना कौन सी बात सही है। सबसे पहला बोलता है ये एलोकेट करता है ओवरहेड कॉस्ट को मोर प्रिसाइजली बाय फर्स्ट असाइनिंग देम टू एक्टिविटी, ये बात एकदम करेक्ट है। पहले उसको एक्टिविटी के बेस पे हम लोग जो एलोकेट करते हैं। इट इज मोस्ट यूजफुल इन सिंपल स्टिमुलस एनवायरनमेंट विद ए फ्यू प्रोडक्ट, नहीं ये बात जो सही नहीं है। की स्टेप जो है वो क्या है, उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ड्राइवर को टू कैलकुलेट द एक्टिविटी रिकवरी रेट, ये बात आपका सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। तो ये ध्यान रखना, जो बी आपका सेकंड आपका इनकरेक्ट है वो क्यों है, क्योंकि बोलते हैं एबीसी वर्क बेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड इज ऑफ लेस यूज इन द स्टिमुलेंट एनवायरनमेंट। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बारे में कुछ बात करके बताना कौन सी बात आपका करेक्ट है। इट एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द डिस्पोजल, ये बात एकदम क्या सही है। इसमें हम टोटल कॉस्ट लेके चलते हैं एक एसेट की एक्विजिशन से लेकर उसके डिस्पोजल तक। इट ओनली इंक्लूड द इनिशियल परचेज प्राइस टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग, नहीं इनिशियल जो परचेज प्राइस को नहीं, बल्कि हम कंप्लीट को जो है कंसीडर करके चलते हैं, तो ये गलत हो गया। इसका जो पर्पस है इट इंक्लूड चूजिंग बिटवीन एसेट बाय कंपेयरिंग देयर ओवरऑल कॉस्ट, ये बात एकदम सही है। आंसर जो बनेगा वो क्या 1 and 3 ओनली। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट और बजटरी कंट्रोल के बारे में कुछ बात बता रखी है, बताना कौन सी बात आपका जो क्या करेक्ट है। पहला, बजट इज ए क्वांटिटेटिव प्लान फॉर ए फ्यूचर पीरियड। बजट जो है वो क्या एक क्वांटिटेटिव प्लान है फ्यूचर पीरियड के लिए। अब ये आपका जो है वो होमवर्क है, आप मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है। मैं इसको अभी जो है क्लास के अंदर कवर नहीं करता, मैं आपको पढ़ाता हूं। मतलब बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है फ्यूचर पीरियड के लिए। दूसरा, फिर बोलता है बजटिंग इज कंसीडर्ड ए सब्स्टिट्यूट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप बजटिंग करते हैं तो क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करने की जरूरत है, देख लो भाई। फिर बोलता है लिमिटेशन जो है बजटरी कंट्रोल का वो ये दैट इट कैन लेड टू कंफ्लिक्ट, कई बार जो है फंक्शनल एग्जीक्यूटिव के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है। ये बात तो कहीं ना कहीं पढ़ी तो थी सर, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप इसका जो है मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। ओके जी, तो ये कुछ 50 क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको जो देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, और बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको करो और लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना जी। तो आज हम लोगों ने अकाउंट्स को जो है वो कवर किया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आईबी के क्वेश्चन को जो है वो कवर करेंगे। ओके, इस तरीके से 3 दिन में या 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 दिन है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे जो 10 यूनिट है उनके 500 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, जिसके अंदर 50-50 एमसीक्यू हर यूनिट के बढ़िया वाले हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।